हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल। मैं आपके साथ शमशाद हुसैन। बिहार से बहुत ही महत्वपूर्ण 3 अपडेट निकल कर आ रहा है। लेटेस्ट अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो यहाँ पर क्या कुछ खोले गए हैं, क्या कुछ बंद किया गया है, और कोचिंग संस्थान खुलने की अगर बात कही जा रही है तो क्यों कही जा रही है, आइए हम जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। ये खबर आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आइए चलते हैं आपको खबर की तरफ लेकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं किसानों को पंचायत स्तर पर कृषि संबंधित जानकारी और सुविधाएं देने के लिए पंचायत में कृषि कार्यालय स्थापित करने की योजना जमीन पर अब उतरने लगी है। राज्य की 8,402 पंचायतों में कृषि कार्यालय खोले जा रहे हैं। जिन पंचायत में सरकारी भवन नहीं है, वहां किराए के भवन में इनका संचालन करने का आदेश दिया गया है। सरकार इनके किराए और कार्यालय व्यय पर चालू वित्तीय वर्ष में 1410 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पंचायत कृषि कार्यालय में किसान सलाहकार रोजाना बैठेंगे। कृषि संवेदक को सप्ताह में 3 दिन रहना होगा। यहाँ आने वाले किसानों को जानकारी देंगे। किसान यहाँ फसलों की तकनीकी ज्ञान भी लेंगे। आपको बता दें, किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न योजना का संचालन कर रही है। विभिन्न बैंक भी किसानों के लिए कोई न कोई योजना लाते रहती है। जानकारी के अभाव में बड़ी संख्या में किसान किसी भी योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं और उससे वंचित रह जाते हैं। इसका बड़ा कारण किसानों को इस बात की जानकारी ही नहीं होती है। तो किस योजना के लिए कहां संपर्क करना है, कैसे ऑनलाइन करना है, उन्हें पता ही नहीं होता है और वो किसान बेचारे यहां पर किसी भी लाभ से वंचित रह जाते हैं। खेती से जुड़े अन्य काम के लिए भी किसानों को जो है समस्या का सामना करना पड़ता है। तो किसान को योजनाओं की जानकारी और सुविधा पंचायत स्तर पर ही अब मिल जाएगी। राज्य में 8,402 पंचायत में से 5,050 सरकारी भवन में कृषि कार्यालय अब खोले गए हैं। 3,352 पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ किराए पर कमरे लेकर इन कार्यालय की स्थापना की गई है। एक कृषि कार्यालय के लिए 1,000 रुपये प्रति माह की दर से किराया दिया जाएगा। प्रति पंचायत कार्यालय व्यय के लिए भी 1,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर जो भी अब किसान हैं, उनको अब अपने पंचायत में ही अब जितनी भी समस्या है उसका जो है समाधान मिलेगा। उनको सरकारी योजना के बारे में बताया भी जाएगा और साथ ही साथ कृषि से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो भी उनको दिया जाएगा। कृषि विभाग बड़े अफसर अपने छोटे अधिकारी किराए के वाहनों में चलेंगे। आपको बता दें, कृषि विभाग की योजनाओं के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए अनुमंडल, जिला और प्रमंडल स्तर से पदाधिकारियों के लिए कृषि विभाग ने वाहनों का इंतजाम कर दिया है। आला अधिकारियों के लिए वाहनों की खरीद की जाएगी, वहीं अन्य अधिकारियों को किराए पर वाहन लेने की सुविधा दी जाएगी। पूर्व में मंजूर हुई इस वाहन योजना को तत्काल रूप से लागू करने के लिए 9 करोड़ 13 लाख रुपए के व्यय की मंजूरी दी है। राज्य मुख्यालय से लेकर अंचल स्तर तक कृषि सेवा के पदाधिकारियों की तैनाती की जाती है। मुख्यालय के अधिकारी यह महसूस कर रहे थे कि फील्ड में तैनात अधिकारी वाहनों की कमी के कारण भी योजना के क्रियान्वयन और निरीक्षण में रुचि नहीं लेते हैं। आइए बढ़ते हैं अगला अपडेट की तरफ। तो अगला अपडेट क्या कहता है, आइए जान लेते हैं। +2 स्कूल खोलने की गाइडलाइंस पर ही कोचिंग खोलने की भी दी जाए अनुमति। हालांकि आपको बता दें, अभी कोरोना का जो कहर है वो पूरी तरह से टला नहीं है। तो ऐसे में अनलॉक की प्रक्रिया अब चालू हो गई। क्या कुछ खुला रहेगा, क्या कुछ बंद रहेगा, उसके बारे में हम आपको विस्तार से भी बताएंगे। लेकिन यहाँ पर कॉलेजेस खोल दिए गए हैं 50% अनुमति के साथ, ठीक है। लेकिन जो कोचिंग है उस नहीं खोला गया है, तो इसको लेकर मांग किया जा रहा है। आपको बता दें, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के अनुसार 7 जुलाई से खोले जाएंगे, लेकिन कोचिंग खोलने की अनुमति नहीं मिलने के कारण कोचिंग संचालक जो है काफ़ी नाराज हैं। कोचिंग जो है एसोसिएशन ऑफ भारत के फाउंडर मेंबर व अन्य सदस्यों ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से भी कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जिस गाइडलाइंस पर +2 स्कूल, कॉलेज खोले जा रहे हैं, उसी गाइडलाइंस पर कोचिंग खोलने की अनुमति दी जाए। कोचिंग सबसे बेहतर गाइडलाइंस का पालन करेगा और हमेशा से किया है। +2 के स्टूडेंट्स ही कोचिंग में सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। इस कारण कोचिंग को खोलने की अनुमति जारी गाइडलाइंस के अनुसार मिले। एसोसिएशन से जुड़े सुधीर कुमार सिंह, राजेश रंजन व अन्य लोगों ने बताया कि कोचिंग बंद होने की वजह से छात्रों पर साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बढ़ा है। कई ऐसी प्रतियोगी परीक्षा है जिनमें बैठने की चांस फिक्स है, मगर छात्रों से हाथ से निकलती जा रही है। इसका असर आने वाले समय में बोर्ड, मेडिकल व इंजीनियरिंग व अन्य प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों छात्रों को रिजल्ट पर जो है असर देखने को मिलेगा। कोरोना काल में सब कुछ प्रभावित हुआ, लेकिन इसका प्रतिकूल प्रभाव सबसे ज्यादा कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षकों एवं कोचिंग में काम करने वाले कर्मचारी पर पड़ा है। 15 महीने से कोचिंग सेंटर जो है बंद पड़ा है। 15 महीने से कोचिंग से जुड़े लोगों की जिंदगी बिल्कुल थमसी गई है। कोचिंग संस्थान बंद है, उसमें कोचिंग संचालकों पर चौतरफा बोझ पड़ा है। चाहे वो मकान का किराया हो, बिजली का बिल हो, कर्मचारी का
वेतन हो, निश्चित तौर इसका असर राज्य के राजस्व में भी हुआ होगा। लेकिन अभी कोचिंग संचालक इस बोझ को सहन में सक्षम नहीं है। फिलहाल वो मांग कर रहे हैं कि कोचिंग को भी खोला जाए, जिस तरह से कॉलेज व यूनिवर्सिटी जो है खोला गया है गाइडलाइंस के अनुसार। चलिए बढ़ते हैं अगला नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो यहाँ पर आपको बता दें, सीएम की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कुछ निर्णय लिए गए हैं। आपको बता दें यहाँ पर अनलॉक 4 के राहतों में दायरा काफी बढ़ गया है। नियमों की यह नई रूपरेखा 7 जुलाई से 6 अगस्त 2021 तक लागू रहेगी। मास्क का इस्तेमाल आप लोग करें। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बिना मास्क के चल रहे हैं, तो तीसरा जो यहाँ पर लहर होगा ना, वो आप ही उसको दावत दोगे। इसलिए मास्क का इस्तेमाल करें और सावधानी पूर्वक रहें। सरकार ने 7 जुलाई से 11वीं 12वीं के स्कूल, सभी कॉलेज, तकनीक शिक्षण संस्थान व सरकारी प्रशिक्षण संस्थान 50% उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। सभी शिक्षण संस्थानों को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। वहीं 10वीं तक के स्कूल और सभी कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे। आपको बता दें, और स्कूल, कॉलेज व बीवी की किसी तरह की परीक्षाएं नहीं होंगी। रेस्टोरेंट, ढाबों में भी अब लोग बैठकर भोजन कर सकेंगे, लेकिन यहाँ की भी उपस्थिति की बात करें तो 50% रखा गया है, ज़्यादा नहीं होगी। कोरोना से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया SOP का पालन करना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी की सुविधा पहले की तरह सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक होगी। बाजार, दुकानें खुलने के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ये पहले की तरह सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। दवा, किराना, कृषि संबंधित समेत अन्य सभी जरूरी सामग्री की दुकानें को छोड़कर शेष दुकानें पहले की तरह अल्टरनेट डे की व्यवस्था के तहत खुलेगी। किस दिन कौन सी वस्तुएं को खोला जाएगा, ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, वही वाला है, पुराना वाला ही नियम है, ठीक है। तो उसको क्या विशेष जानना है, आपको बता दें। यहाँ पर रेस्टोरेंट, होटल के कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लेना अब अनिवार्य हो चुका है। शादी और श्राद्ध में अब 50 लोग की अनुमति दी गई है। शादी समारोह और श्राद्ध में लोगों को शामिल होने की अधिकतम संख्या को अब 20 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। हालांकि शादी में डीजे और जुलूस, बारात निकालने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दें, यदि डीजे और बारात आप अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी बंगलिनिया वाला गाना नहीं चलेगा और ना ही आप उसमें डांस कर सकते हो। निजी वाहनों के आवागमन पर रोक नहीं है। आपको बता दें, यहाँ निजी वाहनों के आवागमन पर रोक नहीं होगी, लेकिन बैठने वालों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान अनिवार्य सेवा वाले वाहन ही चलेंगे। देर रात में ट्रेन या विमान से आने वाले जाने लोगों को, यानी जो देर रात से विमान से आए हैं, उनके लिए आने जाने पर कोई जो है दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अपने साथ पास जो टिकट है वो रखना होगा। बाजार में भीड़ भाड़ रोकने के लिए डीएम अपना कदम उठाएंगे। वो अपना समझेंगे किस तरह से उनका जो है अपना जिले का व्यवस्था करना है। तो क्या कुछ छूट मिला है। रेस्टोरेंट व होटल 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सभी सरकारी व निजी कार्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे। प्रतिदिन सिर्फ कोरोना टीका लिए बाहरी लोग ही कर पाएंगे प्रवेश, ठीक है। क्लब, जिम, स्विमिंग पूल 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे, यानी क्लब, जिम, स्विमिंग भी अब खोलने की बात यहाँ पर कही गई है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिर्फ खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए खुलेंगे। पाबंदियां क्या रहेंगी, तो 10वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज व बीबी की परीक्षाएं भी नहीं होंगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, यहाँ पर शॉपिंग मॉल जो होता है ना, वो बंद रहेगा। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। सार्वजनिक आयोजनों पर, कार्यक्रम पर रोक जारी रहेगी और शादी में डीजे व बारात को ले जाने की इजाजत नहीं है। विश्वविद्यालय, सभी कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान, सरकारी प्रशिक्षण संस्थान 11वीं और 12वीं तक के विद्यालय 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। शैक्षणिक संस्थानों पर बेशक छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था है। यहाँ पर जो देखिए कॉलेज और शिक्षण संस्थान, यहाँ पर जो वहाँ विश्वविद्यालय की बात कही गई है, तो हमारे यहाँ मगध यूनिवर्सिटी की मैं खास करके बात करूँ तो भाई यहाँ पर कॉलेज नहीं जाते हैं स्टूडेंट, ना ही वो कॉलेज में पढ़ाई होता है। यहाँ पर कोचिंग ही करके लोग ये एग्ज़ाम देते हैं, इम्तहान देते हैं। तो कोचिंग भी इस व्यवस्था के साथ खुलना चाहिए। अगला और नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है, आपको बता दें, एक परिजन सरकारी नौकरी में है तो अब दूसरे पर जो है अनुकंपा पर उसको नियुक्ति नहीं होगा। यानी एक अगर परिजन में कोई सरकारी नौकरी में है तो दूसरे की अनुकंपा पर नियुक्ति नहीं होगा। पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जब परिवार के एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो उस परिवार के दूसरे सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय के एकल पीठ ने सोमवार को हरेंद्र कुमार की रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट को बताया गया कि आवेदक के पिता पुलिस विभाग में थे। नौकरी में रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा पर सरकारी नौकरी के लिए आवेदक ने विभाग में आवेदन किया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर अगर आपके पिताजी या किसी के भी पिताजी सरकारी नौकरी में है और नौकरी में रहने के बावजूद अगर किसी तरह से उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर उनके बेटे को यहाँ अनुकंपा पर नौकरी दी जाती है। लेकिन अगर उनका कोई भी परिवार में, यानी 2 बेटा है, एक बेटा पहले से नौकरी में है, तो अब यहाँ पर जो है उनको अनुकंपा पर नौकरी नहीं दिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। सरकारी नौकरी के लिए आवेदक ने विभाग में आवेदन किया। विभाग ने याचिकाओं का
याचिकाकर्ता के आवेदन को इस आधार पर नामंजूर कर दिया कि उसके परिवार के एक सदस्य पहले से सरकारी नौकरी में है, इसलिए दूसरे सदस्य को अनुकंपा पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। सरकार के इसी आदेश को याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा था कि आवेदक ने भी माना है कि उसका एक भाई पहले से ही सरकारी नौकरी में है, ऐसे में आवेदक को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने विभाग के निर्णय को सही ठहराते हुए याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कौन सा अपडेट आपको पसंद आया नीचे कमेंट में जरूर बताइए। चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिए, वहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, अपने मनचाहा टॉपिक पर हमसे वीडियो बनवा सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।